अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका होस्ट अंजुम अता इटली से। और नए दोस्तों के लिए तारुफ है, पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। तो दोस्तों, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक सच्चा वाक़या जो है, भेजा मुझे कराची से, नाज़माबाद के इलाके से राशिद भाई हैं, उन्होंने मुझे ये वाक़या भेजा है। तो वाक़या शुरू करते हैं। बहुत ही हॉरर किस्म का वाक़या है। किराए का मकान जब भी आप लोग लें, पहले उसकी तहकीक करें, तफ्तीश करें कि वो किराए का मकान कितने अरसे से खाली है, कितने अरसे से बंद है। क्योंकि बुज़ुर्गों से भी हमने सुना है, और ये इस वाक़े में मैं आपको बताऊंगा कि जो घर 40 दिन से ज़्यादा बंद रहे और उसको खोला ना जाए, तो उसमें डर होता है कि उसमें जिन्नात का बसेरा हो जाता है। आज से भी चीज़ें उसमें रहना शुरू कर देती हैं, और जिन्नात होते हैं या उनकी फ़ीमेल्स होती हैं, जिन्हें हम जिन्नातनियाँ कहते हैं या चुड़ैले भी कहते हैं। तो वो लोग जब वहाँ रह रहे होते हैं तो उस घर में आने वालों को वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सताते हैं, उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि इंसानों में अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, इसी तरह इन जिन्नात में भी मुख्तलिफ़ नस्लों के जिन्नात होते हैं, जो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं और बहुत ही ख़तरनाक भी होते हैं। तो जो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं वो बाज़ औक़ात जान भी किसी की लेने की कोशिश करते हैं, उसमें इंसान मर भी जाते हैं। तो मैं आपको वाक़या शुरू करता हूँ। अपना राशिद भाई बताते हैं कि उन लोगों ने वो जिस मकान में वो रह रहे थे, उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था, यानी जो मुआहिदा था, और वो मालिक मकान जो थे उस मकान को खाली करा रहे थे। तो नाज़माबाद के इलाके में उन्होंने वो रोड वगैरह बताने को ज़रा मना किया, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टी डीलर्स से जो मकान वगैरह किराए पे दिलाते हैं राब्ते किए। तो उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत मकान एक डीलर ने दिखाया, जो तकरीबन उसमें 4 कमरे थे। 4 कमरे नीचे थे, बहुत बड़ा गेट भी लगा हुआ था, हर किस्म की सहूलत थी, उसमें गाड़ी वगैरह भी आ सकती थी, गैराज बना हुआ था और वेल लुकिंग घर था। उसके अंदर एक लॉन भी था। कहने लगा वो हमें मकान दिखाया गया, उससे हमारा किराया तय हुआ। किराया बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया, लेकिन जब हमने कहा कि हम इतना किराया नहीं दे सकते, बारगेनिंग हमने शुरू की, तो वो प्रॉपर्टी डीलर आसानी के साथ हमारी बात मान गया। जिस किराए पे हम उन्हें एक अमाउंट देना चाहते थे वो मान गया। हम बड़े खुश हुए कि इतना अच्छा मकान हमें मिल गया और हमारी मर्ज़ी की कीमत पे भी मिल गया, ये तो सबसे अच्छी बात है। कहने लगे हम लोगों ने अपना कागज़ी कार्रवाई पूरी करने के बाद चाबियाँ ली, और अगले दिन ही हमने अपना सामान उस मकान के अंदर ला के रख दिया। हमने सेटिंग की। हमारे साथ 3 बच्चे थे। 2 बच्चे अपना राशिद भाई कहते हैं बड़े हैं हमारे। एक बच्चा अभी तकरीबन 7 8 साल की उम्र का बच्चा है, उनका बेटा है। और उनकी वाइफ थी और उनके साथ उनकी सास, वो उनके साथ रहती हैं। कहने लगे हमने वो अपने कमरों में सेटिंग कर ली। जब कमरों में सेटिंग हो गई तो जो बच्चे थे वो, हमारी सास और हमारे बच्चे, वो एक रूम में थे, और मैं और मेरी मिसिस का रूम अलहदा था। किचन वगैरह बड़ा अच्छा था। हम बहुत खुश थे। हमने आके जनाब पहले दिन ही वहाँ उसकी सफाइयाँ वगैरह करने के बाद अपने जनाब जो सिस्टम था सामान का, वो सेटिंग कर ली और हम उसमें रहने लगे। क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि जी पहली रात तो हमारे साथ कोई वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन अगले दिन हमें ऐसा महसूस होना शुरू हुआ। ये दोपहर की बात है, तकरीबन 2-2:30 बजे की बात है, और ये गर्मियों के दिन थे। बताते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता था जब हम किचन के अंदर जाते
میں بھی اتفاق سے گیا. میری بیوی کچن میں کام، کیونکہ وائف میری کام کر رہی تھی، وہ پکانا وکانا. ایسا لگتا تھا جیسے کہ اس کچن کے اندر کوئی اور بھی ہے. باقاعدہ طور پہ ایک بھاری سی ہوا سی ایسے کندھوں کو ٹکرا کے گزرتی تھی جیسے کہ کسی کا کھوا جو ہے وہ چھو کر گیا ہو. میری بیوی نے مجھے، راشد بتاتے ہیں کہ 2-3 دفعہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ٹکراتا ہے کچن کے اندر میں جاتی ہوں تو، اور باقاعدہ سے ایک زن کسی آواز محسوس ہوتی ہے. تو کہنے لگا، راشد کہنے لگے، میں نے انہیں کہا نہیں وہم ہوگا تمہارا، ایسے کوئی ہوا وغیرہ چل رہی ہوگی یا. خیر اس کو انہوں نے اگنور تو کیا، لیکن کیونکہ ان کی وائف بتاتی ہیں کہ وہ کنفرم تھی کہ ان کے ساتھ کوئی چیز چھو کے جاتی ہے. کہنے لگے اگلی رات بہرحال ہم جب رات کو سوئے تو ہمیں جناب دروازے کے اوپر، کمرے کے اوپر باقاعدہ طور پہ دستک ہوئی. ایسے زور زور سے کسی نے اس دروازے کو بچایا. کہنے لگے باہر جیسے ہی میں اٹھا، میں نے دروازے کو کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا. بہت حیران ہوئے کہ دروازے پہ دستک، اور باقاعدہ روم کے دروازے پہ. اور وہ گھر ایسا تھا کہ وہ اندر سے اس کے اندر ایک جنگلہ لگا ہوا تھا مین، جس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اس جنگلے سے کراس کر کے، ڈرائنگ روم کراس کر کے کمرے کی طرف آتا تھا. بہت حیران ہوئے، ہم نے دیکھا وہ تو لاک کیا ہوا ہے، ہم نے کچھ بھی چکر نہیں ہے. ابھی کہنے لگے راشد بھائی کہ ہم ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی، تقریباً رات یہ 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا. ایک دم سے کہنے لگے کہ ہمارے جو بچے تھے ان کے شور کی آواز باہر سے آئی، اور ان میں تو ایک بچہ بہت ہی گھبرایا ہوا اور چیختا ہوا، بڑا بیٹا جو ہے وہ آیا. وہ سارے اٹھ گئے تھے، دونوں بچے دوسرے بھی، اور کہنے لگے میری ساس بھی اٹھ گئی تھی. ایک دم وہ ہمارے کمرے پہ زور زور سے بجانے لگے. خیر ہم نے پھر کھولا تو وہ جناب ڈر کے مارے کہنے لگے ہم اس کمرے میں نہیں سوئیں گے، ہم اس کمرے میں نہیں سوئیں گے، ہم آپ کے ساتھ سوئیں گے. میں نے پوچھا، راشد کہتے ہیں بھائی مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ باتھ روم اس کمرے کا باتھ روم بھی اٹیچ باتھ روم تھا. کہنے لگا جب ہم کمرے میں جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں تو پانی خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پانی کو ہم بند بھی نہیں کرتے، وہ خود بخود بند ہو جاتا ہے. لائٹ خود بخود جل پڑتی ہے، لائٹ خود بخود بند ہو جاتی ہے. اس کے بعد کہنے لگے کہ ہمارے کمرے کا دروازہ کسی نے پہلے نوک کی، جب دروازے کو کھولا تو کوئی بھی نہیں تھا. ہم دوبارہ کمرے کے اندر واپس آئے تو زور زور سے پھر بجا. ہم پھر باہر نکلے، پھر کوئی نہیں تھا. تو جب ہم باہر نکل کے دوبارہ اندر جانا چاہتے تھے تو اندر سے لاک ہو گیا دروازہ. اب ہم اس کمرے کے اندر نہیں جائیں گے. کہنے لگے ہم بڑی کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ لاک ہے، جبکہ دونوں کمروں کے اندر لاک آٹومیٹک نہیں تھے. جو چٹخنیاں ہوتی ہیں جو اوپر چڑھائی جاتی ہیں وہ ہوتی ہے، اگر کوئی بند کرے گا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. خیر بڑے پریشان ہوئے جناب. ہم نے بھی کہا کہ چلو بھئی آپ لوگ ادھر آ جاؤ اس کمرے کے اندر. اب ہم کٹھے اس رات کے اندر تھے. تو میری ساس لیٹی ہوئی تھی، ان کی نظر جو تھی سامنے کھڑکی پہ تھی. اس کھڑکی میں سے ایک سیڑھی تھی جو اس گھر کے صحن میں سے چھت کی طرف جاتی تھی. تو ایک دم سے میری ساس جو تھی وہ اٹھی، کہنے لگی دیکھو دیکھو دیکھو، وہ کوئی سفید کپڑوں میں عورت ہے ہماری سیڑھیوں پہ سے چڑھ کے اوپر جا رہی ہے. وہ دیکھو سیڑھیوں پہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں. جب انہوں نے ہمیں اشارہ کیا، ہم نے سب نے دیکھا تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا ادھر. ہم باہر کھول کے دروازے کو، پھر ہم سیڑھیوں کی طرف بھاگے. تو راشد بھائی کہتے ہیں کہ میں ہمت کر کے، رات کا ٹائم تھا، سناٹا تھا، میں ان سیڑھیوں سے چڑھتا ہوا چھت کے اوپر تک چلا گیا. چھت کے اوپر جب میں گیا تو وہاں سے ایک چھپر سا پڑا ہوا تھا جو مالک مکانوں نے کبھی بنایا ہوگا، جو اسٹور ٹائپ سمجھ لیں، اس میں کباڑ گند یہ وہ پرانا سامان پڑا ہوا تھا. کہنے لگے میں نے ادھر جا کے لائٹ ماری اپنے موبائل کو کھول کے تو مجھے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا. کہنے لگے ہم واپس آ گئے. واپس آ کے اب راشد بھائی کہتے ہیں کہ اب ہم کمرے میں تھے. میری بیوی جو ہیں، وائف جو ہیں، وہ اٹھیں رات کو.
उठ के जो वॉशरूम में गई तो उनके साथ भी वही मामलात पेश हुए। एकदम से जनाब उनका जो शावर था ऊपर नहाने वाला, वो एकदम से किसी ने खोल दिया और बेतहाशा पानी उसमें से निकलने लगा। कहने लगे अभी उसे बंद भी नहीं किया तो खुद ब खुद बंद हो गया। तो कहने लगे मेरी जो वाइफ थी वो तो एकदम चीख कर घबरा के बाहर आ गई। उन्होंने कहा भाई राशिद, यहाँ पर तो अजीबो गरीब वाक़यात हो रहे हैं, यहाँ तो बड़ा मसला ख़राब लग रहा है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे, कोई हमारे अलावा भी है, क्योंकि मेरे साथ किचन के अंदर कोई चीज़ मुझे छू के जाती है बार बार। तो राशिद भाई कहने लगे कि अच्छा चलो कल देखते हैं, बात करेंगे प्रॉपर्टी डीलर से, ऐसे क्या मामला है। तो वो बताते हैं कि अब कल मैंने बात करनी थी, सुबह जब हम उठे तो हमारा जो छोटा बेटा है 7-8 साल का, उसकी तबीयत अचानक ख़राब, उसकी आंखें लाल, और वो सिर्फ हमें देखे जा रहा था और कभी चीखता था, कभी हंसने लग जाता था, कभी वो पागलों की तरह अपने बालों को नोचता था। कहने लगे ये कंडीशन शुरू हो गई। कहने लगे हम बड़े परेशान के यार हम क्या करें। खैर हमने एक हमारे मिलने वाले हैं कराची के अंदर, आमिल बहुत ही पहुँचे हुए हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा अच्छा भाई ऐसा है कि मैं शाम को आऊँगा, शाम को आके मैं इस मामले को देखता हूँ। तो राशिद भाई कहते हैं मैं ड्यूटी पर भी नहीं गया उस दिन, फिर छुट्टी की। हम बड़े परेशान हो गए कि यार हम किस आफत में फंस गए। बताते हैं कि दोपहर वही 2-2:30 बजे का टाइम था। कहने लगे मेरी मिसिस किचन में गई। किचन वो काफ़ी बड़ा था और एक साइड पर से था। तो कहने लगे वो मेरी वाइफ जैसे ही किचन में दाखिल हुई तो क्या देखती, वहाँ पे एक बूढ़ी औरत सफ़ेद लिबास में और उसके बाल बिखरे हुए, और ऐसे उसने बड़ी बड़ी आंखें, खौफनाक किस्म की आंखें थी, वो खोल के ऊपर देख रही है। मेरी वाइफ ने जो उसे देखा तो एकदम उनकी चीख निकल गई। चीख निकली, वो एकदम से घबराई। तो कहने लगे मुझे भी उस कमरे में चीख आई। मैंने जब चीख सुनी तो क्योंकि घर के अंदर एक खौफ का माहौल चल रहा था, तो कहने लगे मैं उठ के उस तरफ भागा। इस दौरान में चंद लम्हे गुजरे थे। उसने मेरी वाइफ से कहा देख तुम लोग इस घर को छोड़ जाओ, इस घर में हम सब रहते हैं, हमारी पूरी पूरी फैमिली इस घर के अंदर रहती हैं। तुम्हारे आने की वजह से हमारा सब दरम बरम हो गया, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं और हम लोगों को तुमने यहाँ आके परेशान कर दिया है। तेरा बच्चा बीमार है, अगर तुम यहाँ से फौरी तौर पर नहीं गए तो हम तेरे बच्चे की जान ले लेंगे और इसके बाद हम तुझे नज़र नहीं आएंगे यहाँ, ये तुम्हें बता रहे हैं, इस जगह को छोड़ दो। मेरी बीवी कहती है ये बात सिर्फ चंद लम्हों के अंदर हुई और उसके बाद वो मेरी आंखों के सामने एकदम से ऐसे गायब हो गई जैसे कोई चीज़ ही नहीं थी। राशिद भाई जब पहुँचे तो उनकी बीवी जो थी वो ये सारा मामला देख के वो गिरी पड़ी थी किचन के अंदर, बेहोश हो गई थी बाकायदा तरीके से। खैर राशिद भाई कहते हैं वो मेरी सास भी आ गई, बाकी बच्चे भी भाग के आ गए। मिसिस को उठा के उन्हें होश दिलाया। होश दिलाने के जैसे उन्हें होश दिलाया बस वो एक ही बात करती, इस घर को छोड़ दो, इस घर को फ़ौरन छोड़ दो, नहीं तो मेरे बच्चे की जान ले लेंगे। इस घर को फ़ौरन छोड़ दो, नहीं तो मेरे घर की बच्चे की जान ले लेंगे। उसके बाद जैसे जैसे उनके हवास सही हुए, उन्होंने सारा मामला जो वो बूढ़ी औरत ने उनसे किया, बताया कि इस घर को छोड़ दो, उनके पूरे के पूरे यहाँ कबीले के कबीले आबाद है जिन्नात के, वो सारी बात बता दी। जब ये बात बता दी गई, फौरी तौर पे राशिद कहते हैं हमने फ़ैसला किया कि हम यहाँ से अपना सामान उठाते हैं और उनके एक बड़े भाई का घर है कराची के अंदर, उनसे फ़ोन पे बात करके सारा मामला बताया। तो उन्होंने कहा आप लोग बच्चों को फ़ौरन लेके यहाँ आ जाएं, सामान वगैरह हम बाद में उठवा लेंगे। तो वो कहते हैं राशिद भाई हमने सामान वगैरह सारा उठाया, अपना सामान नहीं बच्चों को उठाया और हम फौरी तौर पे चले गए। उसके बाद हमने सामान वहाँ से निकलवाया, प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता किया, तो प्रॉपर्टी डीलर तो सही नहीं बताते, नहीं जी नहीं आप ऐसे ही डर गए हैं, कुछ भी नहीं है, ये है वो है। लेकिन उस मोहल्ले के लोगों ने हमें बताया कि ये मकान तकरीबन 1.5 साल से बंद है और इसके मालिकान जो हैं उनमें कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा है और वो फॉरेन में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं। तो अब आके कोई फ़ैसला हुआ था किसी के हक़ में, तो ये मकान किराए पे दिया गया। 1.5 साल से इस घर के अंदर कोई भी आबाद नहीं था।
تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ 1.5 سال کے اندر پتہ نہیں کون کون سی ہوائی چیز اس کے اندر آباد ہو گئی۔ تو دوستو یہ واقعہ مجھے راشد صاحب نے کراچی ناظم آباد سے بھیجا تھا اور ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے چینل کے ذریعے پلیز انجم صاحب اسے آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس میں سبق اتنا ہی ہے کہ جب بھی کرائے کا مکان لیں اس کی تفتیش کر لیں اچھی طریقے سے، کتنے عرصے سے خالی ہے جو بھی کچھ ہے، اور اس میں جب بھی داخل ہوں اس میں اللہ کا کلام ضرور پڑھوا کر اور کسی عالم دین کو وہاں داخل کرا کر اور پھر آپ لوگ اس میں داخل ہوں۔ تو آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو، آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، اور میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ بس ریکویسٹ یہی ہے دوستو کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند آئے تو اسے لائک کیا کریں، اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں، اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ انجم عطا کو اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔